नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वास्थ्य से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम इंडिया हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इंडिया हेल्थ में हम हर बार अलग अलग स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इंडिया हेल्थ के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे जीवन की ज्योति कहे जाने वाली आंखों पर। किस तरह गर्मियों में आप अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं, आम से लेकर आंखों की जटिल समस्याओं को कैसे आप दूर कर सकते हैं, ये सब आज हम जानेंगे हमारे गेस्ट से जो इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। निवेद चेस्ट एंड आई केयर से नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नमित नंदे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शो पर। थैंक यू। नमस्कार सर, गर्मी का सीज़न जारी है और हम देखते हैं कि गर्मी में आंखों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन गर्मी में आंखों में किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ज़रूर बताएं। देखिए, गर्मी का जो मौसम आता है वो कुछ पर्टिकुलर आँख की बीमारियों को ज़्यादा लेके आता है जी। हालांकि सारी बीमारियां होती हैं आँखों में, वो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं पूरे साल भर, पर ख़ास तौर पे हम लोग देखते हैं कि गर्मी के सीज़न की वजह से, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, टेम्परेचर्स हाई होने की वजह से आँखों में ड्राई आइज़ के मामले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आँखों में कंजक्टिवाइटिस जो होता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, जो आँखों में स्टाई होता है, एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, फोड़े फुंसियाँ जो होती हैं, वो केसेस थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये 3-4 पर्टिकुलर केसेस जो हैं वो गर्मी के सीज़न में अचानक से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल सर, आपने जिक्र किया ड्राई आइज़ का। हम समझना चाहेंगे कि आसान भाषा में ड्राई आइज़ क्या होती है, कितनी गंभीर ये समस्या हम कह सकते हैं आँखों के लिए होती है। देखिए, जैसा कि ड्राई आइज़ वर्ड से ही स्पष्ट है, आँखों का सूखापन, मतलब सूखापन का मतलब बेसिकली ये होगा कि हमारी आँखों में जितने मात्रा में आंसू होने चाहिए और उनका जो काम होना चाहिए वो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, यानी कि अगर हमारी आँखों में आंसू कम बन रहे हैं या आंसू प्रॉपरली बन तो रहे हैं किंतु अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति को ड्राई आइज़ कहा जाता है। बेसिकली 2 टाइप की ड्राई आइज़ सबसे कॉमन होती हैं। पहला होता है इवेपोरेटिव आई ड्राई आई डिजीज़ और दूसरा होता है एक्वस डेफिशिएंसी, यानी कि आंसू में पानी की मात्रा का कम हो जाना, यानी कि आंसू की जो बनने की जो स्पीड है, जो क्वांटिटी में बनना चाहिए वो ना बन पाए। जो इवेपोरेटिव ड्राई आई डिजीज़ है उसमें आंसू जल्दी जल्दी उड़ने लगते हैं, और ये इवेपोरेटिव आई डिजीज़ जो है, क्योंकि मौसम पूरा गर्म है, जल्दी से पानी उड़ जाता है इस सीज़न में, इवेपोरेटिव ड्राई आई के केसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के आंसू नहीं बनना या आंसू की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाना, जिससे कि आंसू अपना सही काम ना कर रहे हों, इस स्थिति को ड्राई आई कहा जाता है। जी सर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, गर्मियों के दिनों में होती है, लेकिन ड्राई आइज से हम बचाव कैसे करें, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली देखिए, ड्राई आई में प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि हमारे आँख के आंसू अच्छे से बन नहीं रहे हैं, तो हमारी पलक और हमारे आँख का जो सरफेस है उसके बीच में एक जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो टीयर फिल्म हमारी होती है, आंसू की जो एक पतली सी परत होनी चाहिए, जो प्रॉपर लुब्रिकेशन का काम करे हमारे हमारी जो पलक है उसके और हमारे आँख की सतह के बीच में। ये लुब्रिकेशन जो है धीरे धीरे आंसू की कमी के कारण प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। इसके कारण आँखों में हमेशा लाल होना, आँखों का हमेशा आँखों में एक चुभन सी महसूस होना, आँखों में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होना, हमेशा आँख में आपको लगेगा कुछ कचरा सा फंसा हुआ है, आँखें भारी भारी लग रही हैं, ये सारे इसके मुख्य सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों से अगर आपको बचना है तो फिर आपको प्रॉपर आँखों की लुब्रिकेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ आई ड्रॉप्स, कुछ फ्रूट्स वगैरह, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे क्वांटिटी में पानी पीना, ये सब चीज़ें करके आप ड्राई आई से बच सकते हैं। बिल्कुल सर, वहीं अगर हम आहारिक बदलाव की बात करें तो ड्राई आइज से बचाव के लिए हम किस तरह के आहारिक बदलाव कर सकते हैं इस मौसम में? देखिए, इस सीज़न में सबसे ज़्यादा जो कमी होती है वो पानी की कमी होती है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन होता है मोस्टली, और डिहाइड्रेशन की वजह से आंसू का जो प्रोडक्शन है, आंसू की जो क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली कम पैदा होने लगती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको अपना ध्यान देना है, दैट इज़ कि हमको अपने शरीर में पानी की मात्रा का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। विजिबल और इनविजिबल दोनों तरह के पर्सपिरेशन, यानी कि पसीना जो आता है हमारी शरीर से बहुत ज़्यादा पानी को निकाल देता है। इसके कारण डिहाइड्रेशन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और धीरे धीरे आंसू की क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो खूब सारा पानी पिएं। दिन भर में एक एडल्ट व्यक्ति को कम से कम 4 से 4.5 लीटर का पानी उसका इनटेक उनको रखना चाहिए। तो पहली चीज़ है पानी।
दूसरा चीज़ ये है कि कुछ फ्रूट्स वगैरह जो आप बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं अभी, जैसे आम का सीज़न बहुत अच्छा है, ये सारे फ्रूट्स आपको लेने चाहिए बहुत सारे, ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा में कभी कोई कमी ना हो। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो भी हमारे आंसू की जो परत होती है, टीयर फिल्म जो होता है, उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच की तरह वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बहुत कारगर होते हैं उस चीज़ को बना के रखने में। इसके लिए जो कुछ जो 3-4 चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर नॉन वेजिटेरियन कोई व्यक्ति है तो उनको फ़िश का इंटेक यानी कि मछली का आहार उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर कोई वेजिटेरियन व्यक्ति अगर है तो उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड जिसको बोलते हैं, या फिर वॉलनट्स यानी कि अखरोट, वो बहुत अच्छे होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे होते हैं और ये टीयर फिल्म की क्वालिटी को एनहेंस करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने वॉलनट्स और अलसी का जिक्र किया, तो क्या इसे हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं या फिर इसका भी कोई खास तरीका खाने का होता है? इसको हम डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ लोग इसे वेट मतलब भिगो के भी हम कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ही रहती है, तो आप दोनों तरीके से इसको ले सकते हैं। बिल्कुल, तो कुछ आहारिक बदलाव कर सकते हैं आप इस मौसम में और उसके माध्यम से अपनी आंखों को बहुत अच्छे से आप रख सकते हैं सावधानी बरतते हुए। सर, ड्राई आई से बचने के लिए कौन सी आई ड्रॉप कारगर है? क्या आई ड्रॉप का नियमित इस्तेमाल इस समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकता है? देखिए, माइल्ड केसेस में हर जगह आपको ड्राई आई में आपको आई ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं है। अगर केवल माइल्ड केसेस हैं यानी कि बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग एडवाइस करते हैं कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं, थोड़ा बाहर जाने के टाइम पे ऑब्वियसली बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा एक सन ग्लास का इस्तेमाल करें, चेहरे को ढक लें, आंखों में डायरेक्टली हवा ना पड़ने दें। गर्म हवा अगर बहुत ज़्यादा पड़ेगी आंखों में तो तुरंत आंसू की परत जो है वो उड़ जाती है। ये कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप बाइक में अगर जा रहे हैं कोई, तो हेलमेट का इस्तेमाल कर लें। पानी का लेवल जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइल्ड केसेस में इतना ही करने से काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस हैं वहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के लिए एडवाइस करते हैं, जैसे कि एसी की हवा डायरेक्टली मुंह पर ना पड़े, पंखे की हवा डायरेक्टली मुंह पर ना पड़े। कुछ आई ड्रॉप्स होती हैं जैसे कि लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हम उनको बोलते हैं, वो आई ड्रॉप्स हम लोग कई बार मॉडरेट टू सीवियर केसेस में अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। इसका नियमित रूप से आँखों पर डालने पर आँखों में थोड़ी सी सूदिंग रहती है और जो टीयर फिल्म की डेफिशिएंसी हो रही है उसको ये कंपेंसेट करने की कोशिश करता है और एक प्रॉपर लुब्रिकेशन बना रहता है आँखों के सतह और हमारी पलक के बीच में, जिससे कि ड्राई आइज की प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल सर, आपने सन ग्लासेस का जिक्र किया, किस तरह के सन ग्लासेस हम इस सीज़न यूज़ कर सकते हैं? सबसे अच्छे जो सन ग्लासेस वो हैं जो एक तो आपको अल्ट्रावायलेट रेस से आपको बचाएं, दूसरा इसी में एक वैरायटी आती है जिसको कि हम रैप अराउंड सन ग्लास बोलते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से आंखों को चारों तरफ से ढक लेता है। तो इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार की हवा जो है वो आंखों के अंदर नहीं आएगी और जल्दी से ड्राइनेस होगा नहीं। तो ये रैप अराउंड सन ग्लासेस होते हैं, या और जो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्ट करने वाले जो ग्लासेस होते हैं वो कंपैरेटिवली हमेशा बेटर होते हैं। छोटे सन ग्लासेस यानी कि जिनका आकार छोटा है और जो चारों तरफ से हवा को आने दे रहे हैं, वो थोड़ा सा रेकमेंड ना ही करें तो बेहतर है। बिल्कुल, और अक्सर हमने देखा है सर कि कई बार लोग सिर्फ लुक्स की वजह से सन ग्लासेस को खरीदते हैं, लेकिन आंखों का प्रोटेक्शन हो इस पर ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। जी सर, कई बार हम आंखों का मॉइस्चर मेंटेन करने खुद से ही कोई आई ड्रॉप चूज़ कर लेते हैं। पेपर एड्स में भी कई बार हम देखते हैं कि आंखों के लिए ये फलानी ड्रॉप है बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये सेफ़ होती है? देखिए, हर आई ड्रॉप सेफ़ नहीं है। कुछ आई ड्रॉप्स ऑब्वियसली बाज़ार में हर तरह की आई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनके ऊपर ज़्यादा कुछ शोध नहीं है, जिनके ऊपर ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं हुई है, और उसके बावजूद वो बड़े धड़ल्ले से एडवाइस करते हैं कि हम अच्छे हैं, पर ऐसा हर आई ड्रॉप के साथ ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको माइल्ड अगर आप ड्राई आई से पीड़ित हैं तब तो आप कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो चल जाएगा। बट अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर ड्राई आइज़ है, तो बेहतर है कि आप किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। पहले डायग्नोसिस हो कि आपको किस प्रकार का ड्राई आई है। जैसे मैंने बोला 2 प्रकार के ड्राई आइज़ होते हैं। जी सर। तो अगर आप किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे, वो पहले आपको डायग्नोस करेंगे कि किस प्रकार का ड्राई आई आपको हो रहा है, उसके हिसाब से दवाई दी जाए तो पेशेंट को आराम थोड़ा सा बेहतर तरीके से मिल सकता है। अगर माइल्ड केस है, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
तो एक्चुअली आपको ड्राई आई में बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे मैंने बताया पहले भी कि जी। कुछ सिंपल सी स्टेप से ही आप बड़े आराम से आप आराम ले सकते हैं। तो उसमें आपको ड्राई आइज़ में आपको दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर माइल्ड केसेस हैं तो। बट अगर मॉडरेट या सीवियर ड्राई आई के केस में आप हैं तो आपको बिल्कुल नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और उसके बाद आपको अपनी दवाइयाँ स्टार्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सर, जिसकी ड्राई आइज नहीं है, कॉमन लोग भी अपनी आंखों को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या हर व्यक्ति को हम कहें कि आई ड्रॉप की ज़रूरत होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जी। व्यक्ति को आई ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे जो आप कई लोगों को हम देखते हैं जो रूटीन में अपनी आंखें हर साल में एक बार जो चेक कराते हैं, हर पेशेंट में हम लोग आई ड्रॉप्स एडवाइस भी नहीं करते हैं। जी। जैसे मैंने बताया कुछ ड्राई आई के केसेस में हमको कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ जो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा, स्क्रीन का बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं, जी। उनको अगर ड्राई आई हो रही है उनको हम लोग लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का एडवाइस करते हैं। बट हर केस में आपको आई ड्रॉप्स की ज़रूरत, हर केस में आपको दवाई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। साधारण तरीके से भी आप अपनी आंखों को बहुत हद तक आराम दिलवा सकते हैं। जी सर, क्या आइज़ का भी कोई पीएच लेवल होता है? अगर होता है तो कितना इसे एक अच्छा कंसीडर किया जाता है? एक नॉर्मल पीएच लेवल जो आई का होता है वो जैसा 7.4 जो हम बोलते हैं वही है, और इससे ज़्यादा या इससे कम दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। अगर इससे ज़्यादा पीएच में अगर आप जा रहे हैं तो वो एल्कलाइन हो जाता है, और अगर इससे कम में अगर जा रहे हैं तो वो एसिडिक हो जाता है। तो दोनों ही स्थितियां हमारे आंखों के आंसू की परत के लिए अच्छी नहीं है। नॉर्मल लेवल पे 7.4 पीएच पे ही उनको रहना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी सर ने दर्शकों को दी कि एक नॉर्मल पीएच लेवल आपका होना चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा ना ही इससे कम। सर, जैसे कि स्क्रीन टाइम का आपने जिक्र किया और ये अभी तो बहुत बढ़ गया है, हम चाहकर भी स्क्रीन से दूर नहीं रह सकते। ऐसे में आंखों के लिए हम कौन से कारगर उपाय कर सकते हैं? देखिए, स्क्रीन टाइम की जो बीमारी है वो 1 साल के बच्चे से लेकर 90 वर्ष के सीनियर्स सबकी है। जिसको भी आप देखिए मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ लेके वो बैठे हैं और घंटों घंटों हम बिता देते हैं उस स्क्रीन को देखते हुए। जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्क्रीन को देख रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा अटेंशन सारा स्क्रीन की तरफ चला जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। ये जो ब्लिंकिंग रेट कम है, यानी कि जो पलके झपकाने की जो गति है हमारी, वो अगर कम हो जाएगी तो इवेपोरेशन बढ़ने लगता है आंसुओं का, आंसू जल्दी उड़ने लगते हैं। इस वजह से ड्राइनेस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो स्क्रीन का जितना ज़्यादा हो सके आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, उसका कम से कम इस्तेमाल करें। जहाँ ज़रूरत है, स्पेशली फ़ोन की बात अगर मैं करूँ तो फ़ोन के फॉन्ट्स भी बहुत छोटे होते हैं, तो आई में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके जो अक्षरों की जो साइज़ होती है वो अच्छी नहीं होती। उसके बदले अगर आप लैपटॉप पे यानी कि बड़ी स्क्रीन पे अगर काम कर सकें तो थोड़ा बेहतर है। तब भी आप उतना ही ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। जितना ज़्यादा आप स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे, ड्राइनेस के केसेस उतने ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहेगी। आंखों पे स्ट्रेन भी पड़ेगा, शाम तक आंखें बोझिल होने लगेंगी, थोड़ा सा आपको पेन महसूस होगा आंखों में। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से होते हैं, जिन्हें कि अवॉइड स्क्रीन टाइम कम करके ही किया जा सकता है। जी सर, अब हम बात करेंगे आंखों की एलर्जी पर। आंखों की एलर्जी क्या है, ये कैसे होती है और इसे रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, आंखों की एलर्जी बेसिकली बॉडी के बाकी जगहों की एलर्जी के जैसी ही होती है। एलर्जी से बेसिक मतलब ये रहता है कि कोई भी ऐसी सामान्य सी चीज़ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को असामान्य लगने लगे। यानी कि अगर मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि 10 लोग खड़े हैं और उनमें से वहाँ पे मान लीजिए धूल बहुत ज़्यादा अगर हो गई है और अचानक से एक व्यक्ति को आप देखेंगे कि उसको छींक आने लगती है, तो बाकी 9 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उस धूल वाली चीज़ से एलर्जी है। तो यही फॉर्मूला जो है ये आंखों पर भी अप्लाई करता है। आंखों की जो हमारी सतह होती है, उसकी जो त्वचा होती है, कंजक्टाइवा जिसको हम कहते हैं, वो कुछ मामलों में किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एलर्जिक हो जाती है। जैसे कि मुख्य तौर पे हमारे शहर में अगर हम बात करें तो धूल जो है बहुत बड़ा कारण है, पोल्यूशन बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण एलर्जी होती है। अभी का जो सीज़न चल रहा है उसमें धूप के कारण बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। छोटे बच्चे जो हैं वो आंखें लाल लेके आते हैं, जब भी वो बाहर खेलने जाते हैं देखिएगा वो आंखें लाल लेके आ रहे हैं, उनको धूप से एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को घर में अगर उनके जानवर हैं, जैसे कि पेट्स वगैरह रखे हुए हैं उन्होंने, उनके बालों से उनको कुछ लोगों को एलर्जी होती है। कुछ फूल पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कि एलर्जी पैदा होती है।
और कुछ लोगों को ये आनुवांशिक भी होती है। तो ये मुख्य तौर पे ये सारे कारण हैं जिसके कारण एलर्जी की संभावना रहती है, और ये बाकी शरीर के जो बाकी एलर्जी वाले पैदा करने वाली चीज़ें हैं उनसे कुछ अलग नहीं है। इसका इलाज भी उसी तरह एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सर। और ये जो एलर्जी है, क्या सर ये लंबे समय तक बनी रहती है या फिर दवाइयों का इस्तेमाल करते करते धीरे हम इसे ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, एलर्जी का जब हम इलाज करते हैं तो पेशेंट्स को हमेशा हम दो चीज़ों के बारे में बताते हैं। पहला तो ये है कि जो एलर्जी है उसका तत्काल एक उपचार किया जाए, यानी कि उसकी जो एलर्जी की जो सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, एलर्जी में बेसिकली आपकी आंखें लाल होंगी, बहुत ज़्यादा कचरा जैसा आपको आंख के अंदर गड़ने गड़ने जैसा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा आंखों में, हमेशा आपको लगेगा कि खुजली की जाए। ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है जो कि हर मरीज़ को बताया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी है, यानी कि इसको बचाव करने का क्या तरीका है वो भी मरीज़ को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बचाव के लिए हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मरीज़ को एक्चुअली किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। अगर उसका प्रॉब्लम धूल है तो धूल से उसका बचाव करना चाहिए। यदि उसको धूप में जाने से उसको एलर्जी हो रही है पेशेंट को, तो प्रॉपर सन ग्लासेस पहने या फिर टोपी लगा के, हैट लगा के जाएँ। अगर उनको बागवानी से प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ दिनों के लिए बागवानी का थोड़ा सा इस्तेमाल, बागवानी ना की जाए। पेट्स अगर हैं घर पे और उनके बाल के झड़ने से उनको प्रॉब्लम हो रही है तो घर की प्रॉपर साफ़ सफाई रखें। जिस जगह बैठ के काम कर रहे हैं उस जगह को पहले गीले कपड़े से एक पोछा लगवा दें ताकि डस्ट आँखों पे ना जाए। ये कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितना ज़्यादा मरीज़ प्रिवेंशन की ओर ध्यान देगा उतना ही कम उसे दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर दवाइयों से बचना है तो प्रिवेंशन हमको थोड़ा सा बढ़ा के रखना पड़ेगा, वरना एलर्जी जो है सालों साल कई पेशेंट्स में चलती है और बहुत लंबे समय के बाद ही जाके इससे निजात मिलती है। बिल्कुल सर। और कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले आपको सावधानी रखनी है, पहले कारकों को जानना है कि किस वजह से आपको एलर्जी हो रही है, और उसके बाद आप ट्रीटमेंट की दिशा में जा सकते हैं। और सर, आँखों की समस्याओं पर हम बात कर रहे हैं तो मोतियाबिंद पर बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये समस्या क्या आज के दौर में भी हम लगातार देख रहे हैं? जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्या बहुत गंभीर स्थिति लेकर के आते हैं? मुख्य कारण क्या होते हैं और इलाज कैसे इसका संभव होता है? देखिए, मोतियाबिंद जो है वो एक बहुत ही पुरानी बीमारी है, सदियों से चलती आ रही बीमारी है। बेसिकली हमारे आँखों का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ऐसा ध्यान करिए कि एक पुराने ज़माने में जो हमारा एक कैमरा हुआ करता था, कोडैक का जो कैमरा जिसको हम बोलते थे, जिसमें पीछे की तरफ एक रील लगी होती है और सामने की तरफ एक लेंस होता है, सेम उसी तरीके से उसी पद्धति पे हमारी आँख काम करती है। तो ये जो लेंस है सामने का, वो हमारे सामने की ओर जो लाइट हमारी आंखों के अंदर आ रही है उसको हमारे आंख के पीछे वाले हिस्से यानी कि रेटिना पे वो फोकस कराती है। तो अगर 100% लाइट हमारे आंख के अंदर जा रही है इसका मतलब है कि हमें मोतियाबिंद नहीं है। लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे ये लेंस जो है, जो कि एक खास तरह के प्रोटीन से बना होता है, ये धीरे धीरे अपनी ट्रांसपेरेंसी को खोने लगता है, जिससे कि लाइट का आना आँख के अंदर धीरे धीरे कम होने लगता है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक काम चलता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब बहुत ज़्यादा लाइट आँख के अंदर आना कम हो जाती है तो हम लोगों को दिखना काफ़ी कम हो जाता है। और इसी स्थिति को, यानी कि जब लेंस में ट्रांसपेरेंसी चली जाए तो उसी स्थिति को हम मोतियाबिंद बोलते हैं। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। पहले के ज़माने में तो इतना इलाज नहीं था, बट अब जो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, फेकोएमल्सिफिकेशन की एक टेक्निक जिसको कि हम आम भाषा में लेज़र सर्जरी बोलते हैं जी। इसके माध्यम से आप बड़े आराम से एक छोटे से चीरे से ही आँख के अंदर जाके उस लेंस को गला सकते हैं। उसकी जगह जो खाली स्थान बचा वहाँ पे एक छोटा सा लेंस फोल्ड करके अंदर डाल के वो अंदर जाके खुल जाता है और दोबारा से आँख जो है 100% लाइट अंदर एक्सेप्ट करने लग जाती है, जिससे कि हमें देखने में आसानी हो जाती है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। बहुत रिफाइंड टेक्निक हो गई हैं आजकल, जिससे कि बड़े इजीली आपको बहुत आराम मिल सकता है। बिल्कुल। तो एडवांस टेक्निक्स हो गई है जिसके माध्यम से अब जटिल से जटिल जो समस्याएं हैं उसका इलाज भी संभव है। सर, जिनकी आंखों में परेशानी है वो तो लगातार डॉक्टर्स के पास जाते ही हैं, लेकिन जो स्वस्थ है, जिनकी आंखें स्वस्थ हैं, उनके लिए भी नियमित जाँच कराना क्यों ज़रूरी है? देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आँखों में बिना बताए आँखों को परेशान करती हैं और जिनका बहुत ही गंभीर परिणाम होता है। जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं जिसको कि हम जिसमें आँखों की नस इन्वॉल्व होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा पेशेंट्स में काला मोतियाबिंद एक बीमारी होती है जिसको कि ग्लॉकोमा कहते हैं। ये बीमारी ऐसी है कि ये बिना बताए आँखों को धीरे धीरे डैमेज करती है
और अगर कोई व्यक्ति जैसे कि काला मोतियाबिंद है, उसे जब तक उसका आँख की नस 70-80% जब तक डैमेज नहीं होगी तब तक उसे अंधेपन का एहसास नहीं होता है, कम रोशनी का उसको एहसास नहीं हो पाता है। ऐसा व्यक्ति अगर लगातार अपनी आंखों की जांच करा रहा है, लगातार जांच से मेरा मतलब है कि सालाना एटलीस्ट एक बार अगर उस व्यक्ति की जांच हो रही है, तो इन बीमारियों को, जो कि बहुत लंबे समय बाद मरीज़ को रियलाइज़ कराएंगी, उन बीमारियों को जल्दी पकड़ने में बहुत जल्दी हम सफल हो पाते हैं। और ऐसी बीमारियों में जिसमें कि आँख की नस इन्वॉल्व हो या फिर रेटिना इन्वॉल्व हो, ऐसी बीमारियों में सालाना एक चेकअप तो बहुत ही ज़रूरी है। कुछ खास केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि डायबिटिक लोग होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंसिव लोग होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को भी हर साल में एक बार कम से कम अपना रेटिना ज़रूर चेक कराना चाहिए। ओवरऑल 40 के बाद, 40 के बाद हर व्यक्ति को हम बोलते हैं कि आप प्लीज़ एक बार अपना सालाना चेकअप ज़रूर कराएं, ताकि कोई भी अगर समस्या अगर आंखों में आ रही है तो उसको तत्काल पकड़ा जा सके, क्योंकि मैक्सिमम आंख की बीमारियां जो होती हैं वो 40 की उम्र के बाद आने की संभावना ज़्यादा रखती हैं। बिल्कुल सर, कोई एक्सपर्ट एडवाइस जो आज के व्यूअर्स को आप देना चाहें इस विषय से संबंधित? मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अभी जैसे गर्मी का इतना ज़्यादा प्रकोप है, तो जितना हो सके इंडोर्स रहने की कोशिश करिए। अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए, यानी कि पानी की मात्रा अपने शरीर में बिल्कुल भी कम ना होने दें। डायरेक्टली एसी की हवा के सामने ना बैठें, पंखे की हवा के नीचे ना बैठें। जितना हो सके फ्रूट्स अच्छे से लेते रहें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई आई के सिम्टम्स इसके बावजूद अगर आ रहे हैं, तो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ को एक बार दिखा लेने में समझदारी है। अगर हो सके तो उनसे आई ड्रॉप्स लिखवाएं और फिर तुरंत अपना इलाज शुरू करें और गर्मी से जितना हो सके बचने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो आज इंडिया हेल्थ के इस एपिसोड में हमने आंखों के स्वास्थ्य से संबंधित लगभग हर अहम बिंदु पर बात की। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नमित नंदे ने इस विषय पर हमें विस्तार से कई जरूरी जानकारियां दी। डॉक्टर नमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस शो पर आकर दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। और इसी के साथ इंडिया हेल्थ के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।